हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 002 के इजी नोट्स के एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज जो है वो 5th वीडियो है जिसमें कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट और कुछ और थ्योरीज को आज हम कवर करेंगे। थ्योरी तो मेजरली यही है, इसके अलावा एक कंपैरिजन है स्टेज थ्योरीज वर्सेस कंटेक्चुअल का, तो ओवरव्यू करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको वापस लेके आना चाहूँगी इंडेक्स की तरफ। एक बार ओवरव्यू करके आगे बढ़ें तो ठीक रहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो कितने दिनों के बाद देख रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का कोशिश करती हूँ ध्यान रखने की कि एक बार को एक रिकॉल आपको करा दूँ। ये हमारा पोर्शन है मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें ये प्याजे से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था हमारा वो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आज के वीडियो में हम ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया भी था, कोलबर्ग थ्योरी के अलावा एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात करेंगे और स्टेज थ्योरीज और कंटेक्चुअल अप्रोचेस का कंपैरिजन करेंगे। क्विक रहेगा वीडियो, मेजर फोकस आपका इस पर रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, बाकी भी आपको देखना है क्योंकि पूछी तो गई हैं तभी इंपॉर्टेंट लिस्ट में यहाँ पर हैं। हमें पहुँचना है पेज नंबर 27 पर, तो चलते हैं 28 पर। 27 जो भी है हमारा टॉपिक, ये तो आपने कवर कर लिया था, एक पेज पीछे चले गए हम। यहाँ सही हैं, सही जगह पर हैं हम। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो प्याजे के वर्क का ही एक्सपेंशन है, जहाँ प्याजे ने 2 स्टेजेस की बात की थी। अभी तक आपने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था। उन्होंने जो मॉरल डेवलपमेंट पे कॉन्सेप्ट दिया है उसमें वो 2 स्टेजेस की बात करते हैं। उसको एक्सपेंड करके ये 6 स्टेज थ्योरी देते हैं, जो कि लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कहलाती है। अच्छा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एक्सप्लेन एनी 2 थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो ये दोनों थ्योरीज आपको लिखनी होंगी। फिर लेंथ उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे आप। और अगर सिंगल सिंगल पूछी जाती हैं तो आपको पता ही है जितना कंटेंट आपको दिया है यहाँ पे मोर देन इनफ है। तो कोलबर्ग की थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 6 स्टेज थ्योरी उनकी कहलाती है, जो 3 लेवल्स में भी डिवाइडेड है। एक पिक्चर से समझना बेहतर रहेगा आपके लिए, फिर यहाँ पर आ जाएंगे वापस से हम। देखिए ये एक पिक्चर है, ये आपको एक्सप्लेन कर देगी बहुत सारा कुछ। उसके बाद वापस से हम इसको एक एक स्टेज को पढ़ेंगे। 3 लेवल होते हैं, लेवल के नाम याद रखने होंगे। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 नाम हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ये 3 लेवल होते हैं। सिंपल है नाम, तो मेरे ख्याल से स्टेजेस के आपको लेवल के तो आसानी से याद हो जाएंगे। हर लेवल की 2 स्टेजेस हैं, लेकिन वो चलती इसी कंटिन्यूएशन में है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4, 5 और 6। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 1 2 इसकी लिख दें, फिर 1 2 फिर 1 2, ये नहीं करना है। काउंटिंग में तो वो 6 हो जाएंगी, लेकिन ये इसी सिस्टम में चलती हैं। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। कन्वेंशनल मोरालिटी में आपको 3 और 4 से कंटिन्यू करना है। मैं वीडियो में भूल गई और मैं वापस से अपनी स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे, मतलब मेरी तो नॉर्मल स्पीड तेज़ ही होती है, मैं वहाँ पे आ गई थी और मुझे वापस ध्यान आ गया मुझे आराम से बोलना है। तो हम शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। जस्ट अ मिनट, ये सब समझेंगे। Lawrence Kohlberg expanded upon Piaget's work and proposed a 6-stage theory of moral development grouped under 3 levels. उन्होंने 3 लेवल में 6 स्टेजेस को डिफाइन किया था। He emphasized moral reasoning over behavior. उनका जो लॉजिक था वो ये था कि हर पर्सन मॉरल रीजनिंग देता है किसी भी काम को करने के लिए, तभी उसका वो बिहेवियर बनता है, शेप उसी से आती है। तो उन्होंने मॉरल रीजनिंग को इम्पोर्टेंस दी बिहेवियर के ऊपर। जब उन्होंने स्टेज लेवल की बात करी तो पहला लेवल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, विच इज़ प्री कन्वेंशनल लेवल, ये 9 ईयर्स की एज तक होता है, क्योंकि ये एज के ही स्टेजेस में चलती हैं ये, इसीलिए स्टेज 1 2 के बाद 3 4 5 6 करके स्टेजेस आती हैं। तो प्री कन्वेंशनल लेवल जो कि अप टू एज 9 मानी जाती है, उसके अंदर 2 स्टेजेस होती हैं। अब 2 स्टेजेस को पहले समझेंगे कि वो स्टेजेस क्या क्या हैं। पहली स्टेज है जो 9 ईयर्स की एज तक हम देखने को मिलती है, वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यहाँ पे जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, जो मोरालिटी है, दिस इज़ बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट। हर बच्चे को, क्योंकि बच्चा ही की कैटेगरी में आएगा वो, हर बच्चे को ये लगता है कि पनिशमेंट ना मिले, हम गलत काम ना करें, यही हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं। इस तरह से वो मोरालिटी को देखते हैं। और इसी में जो दूसरी स्टेज आती है वो होती है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। राइट एक्शन सर्व वंस ओन नीड्स, रेसिप्रोसिटी इज सेल्फ सर्विंग। यानी कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम भी उसके साथ में गलत कर दें। हमारे मॉरल वैल्यूज़ अच्छे हैं कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर शुरुआत में तो बच्चा यही समझ रहा है कि ओबे करो, पनिशमेंट से बचो, गलत काम मत करो। लेकिन धीरे धीरे वो आगे जब बढ़ता है, स्टेज 2 में आता है, तो उसको ये लगने लगता है कि अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत किया जाना गलत नहीं है। वो मोरालिटी को इस तरह से देखना शुरू कर देता है, जो कि प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है।
इसके बाद लेवल इंक्रीज होता है, अर्ली एडोलेसेंस का जो फेज़ होता है यानी 12 ईयर्स ऑनवर्ड्स, जो कि 16 के अराउंड रहता है। इस लेवल पर स्टेज 3 और स्टेज 4 आते हैं। इस स्टेज में आके बच्चे के अंदर क्योंकि एडोलेसेंस के फेज़ में वो आ जाता है तो काफ़ी मेच्योरिटी आने लगती है, तो वो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी मोरालिटी में रखता है, यानी बिहेवियर इज जज्ड बाय इंटेंशंस, बीइंग गुड इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन रिलेशनशिप। कोई दोस्ती करता है तो वो ये देखता है कि वो पर्सन अच्छा है, उसकी सोशल इमेज कैसी है, वो कितना अच्छा इंसान है, मतलब उनके लिए एक अच्छा या बुरा दो तरीके के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं जिसके बेसिस पर वो मोरालिटी को जज करते हैं। तो अगर उनके किसी के साथ में अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं तो वो मानेंगे कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, हमें इनके साथ में अच्छे तरीके से बिहेव करना है, चीज़ें अच्छी चलेंगी, एंड वाइस वर्सा। इसके बाद इसी स्टेज में जब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेज आती है, तो वो कहलाती है लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर मोरालिटी इज़ डिफाइंड बाय अपहोल्डिंग लॉज एंड सोशल रूल्स, सोशल ऑर्डर इज़ प्रायोरिटाइज्ड। यहाँ पर अथॉरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, यानी बिहेवियर ड्रिवन बाय ओबीइंग अथॉरिटी एंड कन्फॉर्मिंग टू सोशल ऑर्डर। लॉज ऐसे हैं, ऐसा करना चाहिए। अगर किसी को पनिशमेंट मिला है तो वो एक सही पर्सन नहीं है, वी शुड नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। इस तरीके की थॉट प्रोसेसिंग यहाँ पे आती है। वो लॉज और ऑर्डर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी जो भी एथिकल वैल्यूज़ होती हैं ना उनको वैल्यू देते हैं, जो भी एथिक्स होते हैं उनको वैल्यूज़ देते हैं। इस तरीके से वो मोरालिटी को देखने लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि अडल्टहुड होता है ज़्यादातर लोगों में। इसकी दो स्टेजेस को वो कवर करते हैं। लॉज आर सीन एज फ्लेक्सिबल टूल्स फॉर द ग्रेटर गुड्स, राइट एंड जस्टिस में ओवरराइड रूल्स। यहाँ पर ये मानने लगते हैं कि लॉज तो फ्लेक्सिबल टूल्स हैं जिससे कि चीज़ों को सही किया जा सके किसी के लिए। तो यहाँ पे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। उन्हें लगता है कि लॉज इसलिए बने हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में है वो चलें, वो अपग्रेड होती रहें, उनका सिस्टम बना रहे। तो वो उस तरीके से लॉज को अब देखने लगते हैं। और इसके बाद अडल्टहुड में ही लेटर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स को मानते हैं। मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यूजिंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी इवन इफ मीन्स ब्रेकिंग द लॉ। यानी अब वो उस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि अगर कुछ बिगड़ता है तो बिगड़े, पर जो चीज़ ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए ठीक है, उस तरह से चीज़ों को देखने लग जाते हैं और वही उनका परसेप्शन बन जाता है। मोरालिटी बहुत ही हायर लेवल की हो जाती है इस टाइम पर आकर। मॉरल वैल्यूज़ में वो ये नहीं मान के चलते कि कोई सही है या गलत है, उन्हें लगता है कि चीज़ें क्या हैं, मतलब उनका आउटकम क्या आ रहा है, वो सर्व क्या कर रही है, उनका पर्पस क्या है, उस तरीके से देखने लगते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं आप देख सकते हैं एज वाइज हैं, इसीलिए इस तरीके से डिफाइंड भी हैं। Kohlberg believed that not everyone reaches the post-conventional level. His research emphasized the role of moral dilemmas in assessing reasoning, such as the famous Hinz dilemma. कोलबर्ग ने ये भी माना कि हर कोई कन्वेंशनल लेवल तक पहुंच भी नहीं पाता है। यहाँ तक लोग इसी स्टेज तक ज़्यादातर अटके रह जाते हैं, कन्वेंशनल लेवल, यानी कि या तो वो लोग बिहेवियर को इंटेंशन से जज करते हैं, नॉर्मली होता भी यही है। आप देखिए लोग जो होते हैं, इसमें प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो या तो ये मानते हैं कि भाई उसने ऐसा किया तो उसके पीछे उसकी इंटेंशन अच्छी थी, या उसने ऐसा किया तो उसकी इंटेंशन बुरी थी, या तो ज़्यादातर इस पर रहते हैं, या फिर वो लॉज और सोशल रूल्स से भी चीज़ों को देखते हैं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये तो एथिकली गलत है, ऐसा करना तो एथिकली गलत है, मतलब रूल्स के हिसाब से भी लोग चलते हैं। तो ज़्यादातर लोग स्टेज 4 तक ही स्टक रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इसके आगे लेवल को क्रॉस कर पाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। मतलब स्टेज 4 तक आप अडल्टहुड, लेटर अडल्टहुड में भी देख सकते हैं लोगों को, राइट। ये कहने का मतलब हो गया। पियाजे और कोलबर्ग के वर्क को अगर हम एक बार कंपेयर करें, क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे कंपैरिजन, इसलिए क्योंकि दोनों ही जो थ्योरीज़ हैं वो स्टेज थ्योरीज़ हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे स्टेज वर्सेस कॉन्टेक्चुअल थ्योरीज़ तो वहाँ देखेंगे कि इन दोनों को स्टेज थ्योरीज़ में रखा जाता है क्योंकि दोनों स्टेजेस में लेके चलती हैं। इसमें फोकस मॉरल जजमेंट है। चाइल्डहुड में आपने देखा था, हमने 2 से 12 ईयर्स के बीच में कंपैरिजन किया था। यहाँ पे लाइफ स्पेन में है जो कि 6 स्टेजेस में और 3 लेवल में डिवाइडेड है। ये 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है और ये 6 स्टेजेस में डिवाइडेड है। यहाँ जो मेथड है वो बच्चों को गेम्स में ऑब्जर्व करना, ज़्यादातर उन एक्टिविटीज़ में करना, और यहाँ पे मॉरल डिलेमास का यूज़ है जो कि कोलबर्ग ने किया है। यहाँ पे एज रेंज अप टू 12 है और ये अडल्टहुड तक जाती है। और कल्चरल क्रिटिक क्या है, ये लेस एम्फेसाइज्ड है और ये कल्चरल और जेंडर बाइज्ड माना जाता है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन भी हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक टॉपिक है जो हमें कवर करना है, विच इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का क्या वैल्यू है, उसको हमें पढ़ना है।
Information processing approach is a cognitive perspective that compares human thinking process to the operation of a computer. हमें पता है कि कंप्यूटर बहुत सारे वर्क वो कर सकता है, इनफैक्ट बहुत क्या सारे कर सकता है, मैक्सिमम कर ही लेता है। जब से एआई का एडवांसमेंट हुआ है तब से और भी ज़्यादा वो सब काम कर लेता है जो ह्यूमन बीइंग थिंकिंग लेवल पर करता है, कॉग्निटिव लेवल पर करता है। तो उसके दिमाग के जितने काम हैं वो हम कंप्यूटर से करवाते ही हैं। तो उसी अप्रोच की बात करती है कि वो अप्रोच कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है या उसकी वैल्यू क्या है। जो इंडिविजुअल होते हैं वो रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। स्टेज थ्योरीज की अगर हम बात करें तो पियाजे की जो थ्योरी है, दिस अप्रोच एम्फेसाइजेज कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट एंड ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स इन कॉग्निटिव फंक्शंस। जहाँ पर पियाजे की थ्योरी या फिर कोलबर्ग की थ्योरी एक स्टेजेस में चल के बात करती है, लेकिन यहाँ पर ये जो अप्रोच है वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट की बात करती है एंड ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स इन कॉग्निटिव फंक्शन। जो भी हमारे कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं उनमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होता है, इसकी बात करती है। इसके कोर पे अगर हम देखें तो बहुत सारे माइंड को जो है वो एक सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स माना गया है। मतलब माइंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखने को मिलती हैं हमें इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि माइंड में यानी ब्रेन जो है हमारा सेंसरी मेमोरी होल्ड करता है। जैसे कंप्यूटर कर सकता है वैसे, जैसे हमारा माइंड कर सकता है, वैसे कंप्यूटर भी एक इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म के लिए सेंस करता है और रिसीव कर लेता है। शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी होती है यानी थोड़े टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन को होल्ड करना। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना परमानेंटली फॉर रिट्रीव लेटर, बाद में यूज़ करने के लिए। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होती है जो हायर ऑर्डर लेवल की फंक्शनिंग होती है, प्लानिंग ओवरसीज करना, अटेंशन को रेगुलेट करना, राइट, इम्पल्सिस कंट्रोल करना, ये सब एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होती है। तो माइंड में भी वो सिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर में हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में की प्रोसेसेस क्या है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जब होती है, अब देखिए ये तो जो टॉपिक है ना, या फर्स्ट पेपर में पूरा पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी इसका जिक्र है इसलिए इसको हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट में इसका रोल होता है। पर ये जो टॉपिक है ना ये फर्स्ट पेपर में ही ज़्यादा आता है, ये आपको मिलेगा नहीं, पर मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है क्योंकि मुझे दिखा ये कुछ एक आध बार आता हुआ। फिलहाल पढ़ लेते हैं, अब बल्कि पढ़ क्या लेते हैं, मैं मान के चल रही हूँ ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट पेपर में। अटेंशन, चिल्ड्रन ग्रेजुअली इंप्रूव इन फोकसिंग एंड शिफ्टिंग अटेंशन। For example, younger children are more easily distracted while older children develop better selective attention and sustained focus. Information processing में ये सब प्रोसेस जो होते हैं उनको हम एज लेवल पर देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अटेंशन कैसा होता है। जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े हैं वो सेलेक्टिव और सस्टेन्ड फोकस पर भी बने रहते हैं। मेमोरी की अगर बात करें तो ये अलग अलग एज पे अलग अलग तरीके से वर्क करती है। छोटे बच्चे जो होते हैं चीज़ों को मेमोराइज ज़्यादा कर पाते हैं, जो उसका रिटेंशन है वो कम कर पाते हैं, राइट। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो मेमोरी का रिटेंशन ज़्यादा हो पाता है। रिहर्सल, ऑर्गेनाइजेशन, एलैबोरेशन ये भी अलग अलग एज के हिसाब से होता है। प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो चिल्ड्रन कैन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मोर क्विकली, फास्टर प्रोसेसिंग अलाउ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। बचपन में या बचपन से भी आगे बढ़े, थोड़ा एडोलेसेंट किए जाने तक भी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी रहती है। मेटाकॉग्निशन, एबिलिटी टू थिंक अबाउट वंस ओन थिंकिंग, यानी कोई पर्सन अपने कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज से कितना अवेयर है, कितना उनको इफेक्टिवली रेगुलेट कर पाएगा या उनको वर्किंग में ला पाएगा। अगर वो इससे अवेयर है तो मेटाकॉग्निशन का प्रोसेस है, और ये भी एज टू एज वेरी करेगा। बिगिनिंग में, लाइफ के बिगिनिंग के फेजेस में हम ये बहुत एक्टिव नहीं देखेंगे बच्चे को, धीरे धीरे समय के संग चीज़ें बदल जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं एक्टिव, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर लॉजिकल रीजनिंग का डेवलपमेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी मॉडिफाई होने लग जाता है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है वो एकेडमिक लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रीडिंग एंड मैथ्स, क्योंकि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको भी एग्जामिन किया जा सकता है इसकी हेल्प से। अ चाइल्ड विथ पुअर वर्किंग मेमोरी में स्ट्रगल विथ मल्टी स्टेप टास्क। जो बच्चा है अगर कोई ऐसा है जिसकी वर्किंग मेमोरी पुअर है तो वो हम देखेंगे कि स्टडीज़ में, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के जो भी हमने कंपोनेंट्स देखे ना, ये पर्सन को अगर लाइफ के स्पैन के डेवलपमेंट के स्टेजेस के हिसाब से देखें तो ये ज़्यादातर एकेडमिक लेवल पर यूज़फुल ज़्यादा होते हैं कि बच्चे कितना अच्छे से अटेंशन पे कर पाते हैं, कितना मेमोराइज़ कर पाते हैं, कितना, तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसका यूज़ वहाँ पर होता है ज़्यादा। वरना लॉन्गर एज में आगे चल के इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट के साथ कनेक्शन कम होता चला जाता है, शुरुआत में ज़्यादा होता है। तो ये हमने इसको समझ लिया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, विच इज़ स्टेज थ्योरीज वर्सेस कंटेक्चुअल अप्रोच टू डेवलपमेंट। हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्टेज थ्योरीज क्या है, एक्चुअली हम समझ चुके हैं लेकिन फिर भी रिवाइज करवाऊंगी। और कॉन्टेक्चुअल अप्रोच, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि दोनों कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी वो थ्योरीज हैं जो इन दोनों कैटेगरी में फॉल होती हैं,
अब अगर आपको पता चल जाए कि ये स्टेज में आती है, ये कॉन्टेक्स्ट में आती है, तो आप उस हिसाब से आपका माइंड कंपैरिजन करना पहले शुरू कर देगा। तो मेरे ख्याल से मुझे पहले आपको ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेज थ्योरीज और कॉन्टेक्चुअल अप्रोच में थ्योरीज आती कौन सी हैं, उसके बाद इसमें आएंगे। स्टेज थ्योरीज में तो अभी जो 2 आपने पढ़ी हैं वो आ गई आपकी, दोनों थ्योरीज मॉरल डेवलपमेंट वाली, वो स्टेज में आती हैं। इसके अलावा हम ये भी देख रहे थे कि जो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी पियाजे की, वो भी इसमें आएगी, क्योंकि उसमें भी स्टेजेस होती हैं। तो ये थ्योरीज जो एक स्टेप में चलती हैं वो स्टेज थ्योरीज कहलाती हैं। कॉन्टेक्चुअल अप्रोच वो होती है जो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करती है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रैनर का जो मॉडल है, वो बात करता है इकोलॉजिकल सिस्टम में कैसे डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, राइट। इसी तरीके से और भी थ्योरीज हो सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए इसी में आपको मैं दिखा देती हूँ आगे। यहाँ पे हम देखेंगे, आगे है, देखिए जैसे कि ब्रॉनफ्रेंड ब्रैनर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, ये बात करता है कि सिस्टम की, विगॉट्स्की इसकी सोशियो कल्चरल थ्योरी है, लाइफ कोर्स पर्सपेक्टिव एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये सब किसी ना किसी एस्पेक्ट पे, किसी कंपोनेंट पे बात करते हैं, तो ये उस तरीके की थ्योरी कहलाती है कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। एक एक करके पहले समझ लेते हैं अब मैंने आपको एग्जाम्पल तो दे ही दिया स्टेज और वर्सेस कॉन्टेक्चुअल का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ बीन स्टडीड थ्रू वेरियस लेंसेज। 2 मेजर फ्रेमवर्क हैं, स्टेज थ्योरीज जो कि फिक्स्ड और सीक्वेंशियल स्टेज की बात करती है, और कॉन्टेक्चुअल जो होती है वो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस, कल्चर का इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो कॉन्टेक्चुअल अप्रोच में आता है। तो दोनों को एक एक अगर आपने पढ़ लिया तो कंपैरिजन आपको लिखना भी आसान हो जाएगा, और आप चाहें तो कंपैरिजन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक के बारे में पहले सारा कुछ डिटेलिंग, फिर दूसरे के बारे में। स्टेज थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ये क्या कहती है कि इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू प्री डिटरमाइंड यूनिवर्सल स्टेज इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस। हर बच्चा वैसे चलेगा, बच्चा होगा, अडल्ट बनेगा, वही लाइफ का प्रोसेस चलेगा, फिक्स्ड है। ये एज लिंक्ड होती हैं, और हर स्टेज प्रेजेंट करती है एक यूनिक डेवलपमेंटल टास्क। हम एज अ ह्यूमन बींग हम हर एक स्टेज पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल टास्क अचीव करते हुए बढ़ते हैं। इसके की फीचर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ये सीक्वेंशियल है, हायरार्किकल है, कुछ भी कह सकते हैं। 1 स्टेज मस्ट बी कंप्लीटेड, अगली पे पहुंचने के लिए पिछली कंप्लीट होनी ज़रूरी है, आप छोड़ के स्किप करके नहीं जा सकते। और स्टेजेस जो है वो क्वालिटेटिव आपको दिखेंगी, मतलब उसमें सब्जेक्टिव है उसका नेचर, आप क्वालिटी में उसको मेजर करते हैं। और जैसे कि थिंकिंग पैटर्न, इमोशनल रेगुलेशन, ये सब क्वालिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि ये किसी भी कल्चर में चली जाएं, कहीं भी आप इन्हें अप्लाई करें, ये यूनिवर्सल रहेंगी। मतलब अगर पियाजे ने यहाँ पर स्टेज थ्योरी की बात करी है, हमारी कंट्री में बात करी है, तो वही अफ्रीका में होगा, वही दूसरी कंट्री में होगा, वही सब जगह होगा। तो ये यूनिवर्सल है उस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए अभी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी हो गई, एरिक्सन की साइकोसोशल, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, नॉट जस्ट दीज 2। वो तो आपने पढ़ी हैं, तो वो एग्जाम्पल में मैंने बताई थी। ऐसी कोई भी थ्योरी जो स्टेजेस में चलेगी, इनमें से जो आपने पढ़ी है आप वही लिख पाएंगे, राइट। तो उसको एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती हैं डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, और नॉर्मेटिव पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। इससे पता चल जाता है कि किसी का डेवलपमेंटल डिले हो रहा है या नहीं, उसने इतना अचीव करा, इतना अचीव करा, कहाँ तक वो पहुँचा। फिर इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये ज़्यादातर रिजिड और कल्चरली बायस दिखती हैं। मे नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, यानी एनवायरमेंटल का कोई इन्फ्लुएंस की बात ही नहीं करती हैं। और एज नॉर्म्स पे ओवर एम्फेसिस दे दिया जाता है, तो यानी अगर उस एज पे वो पर्सन ने अचीव नहीं किया है तो उसको उस कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। अब बात करेंगे कॉन्टेक्चुअल अप्रोच की। कॉन्टेक्चुअल अप्रोच इस चीज़ को एम्फेसाइज करती है कि वो जो डेवलपमेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स डायनामिक इंटरेक्शन होता है पर्सन और उसके मल्टीपल एनवायरनमेंट सिस्टम का। एनवायरनमेंट में चीज़ें हो सकती हैं, कल्चर में हो सकती हैं, उसके लोगों के संग रिलेशनशिप हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में वो नज़र आ सकती हैं। इसका की फीचर ये है कि डेवलपमेंट यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल होता है और नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर नहीं है, मतलब हम एक ग्राफ में ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं, वो अप डाउन चल सकता है, जिगजैग हो सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, जहाँ पे कोई पर्सन रह रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसे उसका लाइफस्टाइल है, ये सब बातें इम्पैक्ट डालती हैं। ये प्लास्टिसिटी को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि इसमें चेंज की पॉसिबिलिटी होती है, यानी अगर उसका एनवायरनमेंट बदल दिया जाए, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो जाए तो चीज़ें बदल सकती हैं। इस तरीके से देखता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाई दिया था, ब्रॉनफ्रेंड ब्रैनर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, विगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी है, और भी ऐसे कई थ्योरीज आती हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखती हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखती हैं, और रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिक चेंजेस पर भी ये बात करती हैं। लेकिन वहीं इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये लेस स्ट्रक्चर हैं और जनरलाइज नहीं की जा सकती, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखती है ना, तो पर्सन टू पर्सन हो जाती हैं। और प्रिडिक्टिव क्लैरिटी भी इसमें स्टेज थ्योरीज के कंपैरिजन में कम होती है। तो स्टेज थ्योरीज जो है वो एक क्लियर रोड मैप है एक तरीके से डेवलपमेंट का। दे मे ओवर सिंप्लीफाई द प्रोसेस बाय इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट। हर एक के अपने पॉजिटिव्स होते हैं, हर एक के अपने नेगेटिव्स होते हैं, उसी हिसाब से हमें भी चलना होता है, उसी हिसाब से हमें भी बात करनी होती है। लेकिन अगर एक बैलेंस्ड व्यू देखें
दोनों पर्सपेक्टिव का, तो ह्यूमन ग्रोथ को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा आना चाहिए मिडिल चाइल्डहुड, जहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, मिडिल चाइल्डहुड से आगे हम बढ़ेंगे और कवर करेंगे बाकी के टॉपिक्स को। तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।